और मित्रों, इस वीडियो में मैं आपसे दो अहम घटनाओं पर बात करूंगा। पहली घटना तो बागेश्वर को लेकर के है। बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एक केस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो केस जो था वो इस तरह से औंधे मुँह गिरा, और जो उस केस की सुनवाई कर रहे थे जज साहब, वो इस तरह से भड़के वकील के ऊपर कि वकील को ये तक कह दिया कि तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर जो है तुम कभी ज़िंदगी में वकालत नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, ये पूरा मसला क्या था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि पहलवानों का जो धरना चल रहा है उसमें किस तरह से जो साक्षी मलिक हैं और उनका झूठ जो है वो किस तरह सामने आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बागेश्वर की। तो मित्रों, बागेश्वर धाम को लेकर के देखें तो मध्य प्रदेश में उनकी एक कथा चल रही थी, और उस कथा को लेकर के एक आदिवासी कोई संगठन है जो कि मुझे लगता है कि लेफ़्ट लिबरल और वामपंथी संगठन है। तो उस संगठन के एक वकील जो है वो मध्य प्रदेश की एक अदालत पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बागेश्वर की कथा से जो है आदिवासी समाज आहत हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जब उनसे जज साहब ने पूछा कि कैसे आहत हो रहा है, मुझे बताइए, समझाइए, तो उस समय जो है वो अपनी कोई दलील नहीं रख पाए। तो जब उन्होंने देखा जज साहब ने कि इससे बहुत कीमती समय अदालत का नष्ट हो रहा है, तो बहुत बुरी तरह से भड़के वो। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। आप बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में नहीं, बस आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। आर्टिकल श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तहजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। They should know how to argue before high court. तो ज़रा एक बार आप देखिए वो पूरा वीडियो कि किस तरह से बागेश्वर को लेकर के एक केस चल रहा था, और उस केस में जब सामने वाला जो याचिकाकर्ता था जिसने कि बागेश्वर के खिलाफ याचिका लगाई थी, जब वो कोई जवाब नहीं दे सका, जब वो अपनी बात को साबित नहीं कर सका, तो किस तरह से जज फट पड़े गुस्से से उसके ऊपर। ज़रा वीडियो आप देखिए। और मित्रों, पहलवानों के धरने को लगभग 1 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं, और 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस धरने को लेकर के अगर देखा जाए तो देश के अंदर कोई ऐसी लहर पैदा नहीं हुई। धरने के बाद भी देश के अंदर कोई कंपन पैदा नहीं हुआ। जनता के बीच में अगर देखा जाए तो पहलवानों को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल नहीं हुआ, और यही वजह है कि अब जो पहलवान हैं उन्होंने 1 महीने के बाद जो है इस धरने को बाहर ले जाने का फ़ैसला किया, और उन्होंने योजना ये बनाई कि वो इंडिया गेट पर जो है एक बड़ा धरना करेंगे, या इंडिया गेट पे एक कैंडल मार्च निकालेंगे। लेकिन अगर हम देखें पूरी सिचुएशन को, अगर हम उन तस्वीरों को देखें, तो हमें ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये पूरा जो धरना है, ये पूरा जो आंदोलन है, ये एक जाति का आंदोलन, या एक जातीय झुंड का आंदोलन, या एक सिर्फ एक राज्य के एक जाति का आंदोलन, या उस जाति के अंदर भी कुछ जो खास लोग हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं,
उनका एक आंदोलन बन के रह गया है। क्योंकि हमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, हम उन तस्वीरों को जब देखते हैं तो बिल्कुल ये साफ नज़र आता है कि उसमें एक तरह के लोग नज़र आते हैं, एक जाति विशेष के लोग नज़र आते हैं। जाति का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो जिस जाति की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही राष्ट्रवादी जाति रही है, उसने हमेशा देश के लिए हमेशा योगदान दिया है। लेकिन उस जाति में ज़्यादातर लोग, अगर यूपी का चुनाव देखें तो यूपी का चुनाव जो किसान आंदोलन हुआ था वो भी इसीलिए हुआ था कि किसी तरह से उस जाति विशेष को जो है भड़का करके उसको मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो उसी जाति ने जो है बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया यूपी के अंदर और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इसके बाद भी उस जाति को लगातार बीजेपी से अलग करने के लिए या मोदी से उसको विमुख करने के लिए अब एक नया एजेंडा जो शुरू किया गया है, जो नई टूल किट शुरू की गई है। अब इस टूल किट को लेकर के देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि हम जो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं वो यही है कि हमें एक तरह के लोग नज़र आते हैं उसमें, हमें कहीं कोई जन आंदोलन नज़र नहीं आता। एक जातीय आंदोलन नज़र आता है पर एक जन आंदोलन कभी नज़र नहीं आता। और इंडिया गेट पर ये कैंडल लाइट मार्च जो है शुरू करने से पहले एक वीडियो बनाया था साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने, और उस वीडियो में सबसे आगे दिख रही थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने जो है लोगों से ये अपील की कि आप सभी लोग जो हमारा समर्थन करने के लिए जो है इंडिया गेट पर आइए। तो आज जो साक्षी मलिक हैं वो आंदोलन का एक चेहरा हैं, या जो आप समझ लीजिए। लेकिन यही साक्षी मलिक जो है वो कुछ समय पहले किस तरह से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ़ कर रही थी, उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ रही थी। ये ज़रा आप एक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर झूठ का लेवल क्या है। मतलब कि ये बड़ा कहना बड़ा अजीब लगता है कि आखिर जिस व्यक्ति के ऊपर आप 6 महीने बाद जो है, 7 महीने बाद जो है, 1 साल बाद जो है आप आरोप लगाने जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर तरह तरह के, वही उसी व्यक्ति को लेकर के जो है आप साल भर पहले क्या राय रखते हैं और क्या बातें कह रहे हैं। आप ज़रा एक बार वीडियो सुनिए। 3 गोल्ड आया हुआ है आज रेसलिंग मैच से। कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन रेसलिंग टीम। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज हमने। एक और गोल्ड आ सकता था हमारा, उसका मुझे है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग ऊपर करने, क्योंकि अभी इंडिया में ही ना इतने टूर्नामेंट हैं, वहाँ ही इतना ज्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है और बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया में इतना कंपटीशन है कि वहाँ ही हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें ही जीतना है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा श्रेय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, ब्रजभूषण सर को जाता है कि इन्होंने रेसलिंग को इतना ऊपर किया। वीडियो देखा, साक्षी मलिक ब्रजभूषण शरण सिंह के योगदान की प्रशंसा कर रही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात क्या है कि किसी ने ये बात पूछी नहीं थी साक्षी मलिक से कि आप बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसा काम कर रहे हैं। साक्षी मलिक ने स्वयं आगे आकर के बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि हमने मेडल जीते हैं, लेकिन इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी अच्छा योगदान है। कुश्ती को लेकर उनके प्रयास की सराहना जो है खुद साक्षी मलिक ने की है। तो साक्षी मलिक को ये बताना चाहिए कि आखिर वो पहले सही बोल रही थी कि वो अब सही बोल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि खुद पहलवानों का ही बहुत ज़्यादा मजाक उड़ रहा है। क्योंकि अभी एक खबर सामने आई थी जिसमें कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बात कही गई थी, अखबार में ये खबर छपी थी, लोगों ने इस पर वीडियो बनाए थे। और मैं आपको 4 PM जो कि एक मोदी विरोधी यूट्यूब चैनल है, उसके वेबसाइट है 4 PM की, उसकी वेबसाइट पर भी ये बात जिक्र लिखी गई है कि जो पहलवान जिन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, उन पहलवानों ने, उनको तारीख भी नहीं याद है कि आखिर वो किस तारीख पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। और अगर जो है तारीख ही नहीं याद है अगर उन पहलवानों को, तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी कैसे? क्योंकि तारीख बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि इस तारीख को अगर ये काम हुआ तो ये समझ में आता है कि भाई इस तारीख को पहलवान कहाँ थे, या इस तारीख को जो है ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ थे कि नहीं थे। तो तारीख याद होना बहुत ज़रूरी है, तारीख होना बहुत ज़रूरी है किसी केस में। लेकिन इस केस में कोई तारीख ही नहीं है। अब जब कोई तारीख नहीं होगी, जब कोई डेट नहीं होगी, तो सवाल ये उठता है कि फिर आखिर जो दिल्ली पुलिस है वो जांच क्या करेगी, वो जांच कैसे करेगी? क्योंकि ये बयान भी छपे हैं और ये बयान भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि दिल्ली पुलिस को इस तरह के जांच में दिक्कत इसलिए सामने आ रही है क्योंकि कोई सही एविडेंस, कोई सही दिनांक, तारीख तक कोई उनको बता नहीं पा रहे हैं। और अगर देखें तो यही मुद्दा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह भी उठा रहे हैं। एक चुनावी रैली में मैं कहूँगा, या एक रैली में, एक सभा में ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आए लोगों के, और उन्होंने ये कहा कि पहलवान एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिसमें उनके पास ना कोई तारीख है, ना कोई दिनांक है, ना। मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने
कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन किया। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। और नारे किस तरह के लगे आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर नारे जो लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो मैंने आप पहले भी वीडियो दिखाया, आपको देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके। लेकिन इसके अलावा आंदोलन में महत्व इस बात का भी होता है कि आपको समर्थन कौन लोग कर रहे हैं। अब किस तरह के लोग समर्थन करते रहे हैं, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और बाकी सतपाल मलिक, आप देख चुके हैं। सभी लोग अपनी राजनीतिक एक भूमिका तलाश रहे हैं, ऐसे लोगों ने आंदोलन को सपोर्ट किया अब तक, आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने देखा कि चंद्रशेखर रावण, जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, वो भी जो है धरना स्थल पर पहुँचे, जंतर मंतर पर पहुँचकर उन्होंने जो है सपोर्ट किया। लेकिन उसमें एक ऐसा बात सामने आई कि जिससे खुद चंद्रशेखर रावण की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है, क्योंकि बजरंग पुनिया जिनके साथ बैठ करके जो है वो खाना खा रहे थे चंद्रशेखर रावण, तो उन बजरंग पुनिया के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने दलितों की कोई ज़मीन हड़प ली है। हालांकि इन आरोपों में कितना दम है, इन आरोपों के खिलाफ पुख्ता सबूत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ऑप इंडिया और कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस तरह के जो आरोप लगाए हैं अखबारों में, उसको ज़रा एक बार आप अगर देख सकते हैं तो उसमें क्लियर ये बातें लिखी हुई हैं कि बजरंग पुनिया जिन पर दलितों की ज़मीन हड़पने का आरोप है, उन्हीं के साथ जो है वो भीम आर्मी के चीफ जो है उनके साथ में खाना खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भीम आर्मी चीफ जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि अगर दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर वो इसकी आड़ में जो है राजनीति कर रहे हैं और बिना सोचे समझे सिर्फ मोदी विरोध में खड़े होने के लिए वो अगर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो जिनके साथ खड़े हो रहे हैं कहीं उन पर कोई दलित उत्पीड़न के आरोप तो नहीं लगे हैं।